अब हम बात करते हैं एनरिचमेंट फैक्टर के बारे में। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ्यूज़न या डिफ्यूज़न से हम लोग किसी भी गैसियस मिक्सचर को सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई गैसियस मिक्सचर है, इसमें दो गैसेज हैं ए और बी, और मान लीजिए कि ए का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है और बी का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है। ए का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है, अब क्या होगा, जैसे ही फ्यूज़न होगा तो इस फ्यूज़न में सिंस बी गैस ज़्यादा ही फ्यूज़ होगा, सिंस बी का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो सेकेंड कंटेनर में क्या होगा, बी का परसेंटेज ज़्यादा होगा, ए का परसेंटेज कम हो जाएगा। तो अगर हमने फिर से फ्यूज़न कर दिया तो अब क्या होगा, बी फिर से ज़्यादा ही फ्यूज़ होगा, तो नेक्स्ट कंटेनर में फिर से ए का परसेंटेज इंक्रीज़ होगा और बी का परसेंटेज इंक्रीज़ होगा और ए का परसेंटेज डिक्रीज़ होगा। तो अगर ऐसे ही आप कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स करेंगे तो क्या हो सकता है, फाइनली आपको कंटेनर में बी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा मिल सकता है, राइट। तो ऐसे आप ए और बी को सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो सिंपल सा है, आप इफ्यूज़न से गैसेज को सेपरेट भी कर सकते हैं। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं कि गैसेज कैन बी सेपरेटेड बाई इफ्यूज़न, राइट। चलिए अपन ये समझने से पहले मान लेते हैं कि कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में आप ऐसे समझो कि इसमें दो गैसेज हैं ए और बी। ए का मोल्स एन ए है और बी का मोल्स एन बी है। ये कंटेनर नंबर 1 है। अब जैसे ही इस कंटेनर से गैसेज का फ्यूज़न करोगे, ये सेकंड कंटेनर में गैसेज कलेक्ट होंगे, राइट। मान लेते हैं सेकंड कंटेनर में ए का मोल्स Na2 कलेक्ट हुआ, बी का मोल्स Nb2 कलेक्ट हुआ। ये कंटेनर नंबर 2 में मीन्स यहाँ से फर्स्ट कंटेनर से गैसेज ए और बी बाहर गए, तो ए का Na2 मोल बाहर गया और बी का Nb2 मोल बाहर गया। चलिए कंटेनर 1 में मैं Na1 और Nb2 लिख देता हूँ। आपने जैसे ही 1 स्टेप इफ्यूज़न किया तो आपको कंटेनर में ए का Na2 मोल मिल गया और बी का Nb2 मोल मिल गया। अगर फिर से 1 स्टेप इफ्यूज़न करोगे थर्ड कंटेनर में, अब आप सेकेंड टाइम इफ्यूज़न कर रहे हो, तो चलिए मान लेते हैं कंटेनर में फिर से यहाँ से कुछ ए के मोल्स बाहर आएंगे, कुछ बी के मोल्स बाहर आएंगे। मान लेते हैं ए के मोल्स Na3 हो गया और बी के मोल्स Nb3 मोल बाहर आए कंटेनर नंबर 3 में। ऐसी इस प्रोसेस चलते रहेगा। क्लियर है? आप यहाँ से बोल सकते हो कि रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ ए डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ बी फ्रॉम कंटेनर नंबर 1, राइट। तो दिस विल बी इक्वल टू कंटेनर नंबर 1 से ए के कितने मोल्स बाहर गए हैं। ध्यान से सुनना, आपके पास Na1 मोल पहले था और Nb2 मोल पहले था, लेकिन इसमें से ए का Na2 मोल बाहर निकल गया और सेम टाइम में बी का Nb, अच्छा ये 2 नहीं लिखना चाहिए था मुझे, सॉरी, ये बेसिकली 1 है। और बी का भी क्या हुआ, Nb1 में से Nb2 मोल कंटेनर से बाहर निकल गया। ए का कितना मोल इफ्यूज़ हुआ, Na2 मोल। बी का कितना मोल इफ्यूज़ हुआ, Nb2 मोल। तो मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ ए डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ बी फ्रॉम कंटेनर नंबर 1 विल बी इक्वल टू Na1 डिवाइडेड बाई Na2 बाई Nb2, क्योंकि इतने मोल्स बाहर गए हैं। मोल्स इफ्यूज बाई टाइम, तो टाइम सिंस दोनों के केस में सेम है इसलिए टाइम कैंसिल हो गया था। आप अगर ग्राम्स लॉ यूज़ करेंगे तो रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ ए
बाई रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ बी फ्रॉम कंटेनर नंबर 1 विल बी इक्वल टू, आप बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाई इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ ए, राइट। और आप ये भी बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन कंटेनर 1 मोलर रेशियो होगा Na1 बाई Nb1 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ बी बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ ए। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि कंटेनर नंबर 2 में मोल्स ऑफ ए इन कंटेनर नंबर 2 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ बी इन कंटेनर नंबर 2 विल बी इक्वल टू moles of A in container number 1 by moles of B in container number 1 into root of molecular weight of B by molecular weight of A। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं कंटेनर नंबर 2 से अब मैं रेट फाइंड करूँ तो आप देख सकते हैं कंटेनर नंबर 2 से Na3 मोल A के Na3 मोल बाहर गया और कंटेनर नंबर 2 से Nb3 मोल B के बाहर गए, राइट। तो आप बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ A अपॉन रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ B फ्रॉम कंटेनर नंबर 2 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ A इन कंटेनर नंबर 3 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ B इन कंटेनर नंबर 3, बिकॉज जितना मोल्स ए का कंटेनर नंबर 3 में है उतना ही मोल्स कंटेनर नंबर 2 से बाहर गया है। ये तो एक सिंपल सा मेथड हुआ। अगर मैं ग्राम्स लॉ यूज़ करूँ कि रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ ए डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ बी इन कंटेनर नंबर 2, दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन कंटेनर नंबर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ बी बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ ए। लेकिन आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन कंटेनर नंबर 2 की जगह पे लिख सकते हैं, ये मोलर रेशियो होगा। दिस विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ए इन कंटेनर नंबर 2 बाई मोल्स ऑफ बी इन कंटेनर नंबर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ बी बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ ए। और मोल्स ऑफ ए इन कंटेनर नंबर 2 बाई मोल्स ऑफ बी इन कंटेनर नंबर 2 का फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हो यार कि moles of A in container number 1 by moles of B in container number 1 into square root of molecular weight of B by molecular weight of A। 2 टाइम्स आएगा तो पावर 2 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को फिर से इक्वेट कर दूँ, इन दोनों एक्सप्रेशन को, तो ये आ जाएगा कि मोल्स ऑफ A इन कंटेनर नंबर 3 अपॉन मोल्स ऑफ B in container number 3 will be equals to moles of A in container number 1 upon moles of B in container number 1 into square root of molecular weight of B by molecular weight of A power 2। क्लियर है? आपने अभी तक कितनी बार इफ्यूज़न प्रोसेस किया है? तो आपने 2 बार इफ्यूज़न प्रोसेस किया है। अगर मैं ऐसे इसी को जनरलाइज करूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि मोल्स ऑफ ए इन कंटेनर नंबर n डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ बी इन कंटेनर नंबर n विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ए इन कंटेनर नंबर 1 बाई मोल्स ऑफ बी इन कंटेनर नंबर 1। जनरलाइज करो आप, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ बी बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ ए इंटू, देखिए कंटेनर नंबर 3 में बोल था तो यहाँ पे पावर 2 आ रहा था, तो अगर nth कंटेनर नंबर में है तो पावर क्या आ जाएगा n-1। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला मिल जाएगा, राइट। तो ये मोल्स ऑफ ए इन कंटेनर नंबर n बाई मोल्स ऑफ बी इन कंटेनर नंबर n, इस टर्म को बोलते हैं एनरिचमेंट फैक्टर। और कितने स्टेप में हुआ है तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स कितना होगा, ये n-1 होगा। क्लियर? तो ये जनरल फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखें आप। चलिए एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं।
क्वेश्चन है कि अ कंटेनर हैविंग helium and CH4 in molar ratio the molar ratio 1:4. A container is having helium and CH4 in molar ratio 1:4 और प्रॉब्लम है कि हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू गेट 99.9% प्योर हीलियम. How many steps are needed to get 99.9% प्योर हीलियम. चलिए थोड़ा ट्राई करें आप. चलिए इस प्रॉब्लम में बेसिकली अगर मैं देखा जाए तो आपको मोल्स ऑफ हीलियम इन कंटेनर नंबर 1 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ मीथेन इन कंटेनर नंबर 1 आपको दिया है 1/4. क्लियर है. और कंटेनर नंबर n में मतलब nth कंटेनर में मोल्स ऑफ हीलियम इन कंटेनर नंबर n डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ मीथेन इन कंटेनर नंबर n. इसमें 99.9 मोल हीलियम रहेगा और 0.1 मोल मीथेन रहेगा. तो ये हो जाएगा 99.9/0.1 मीन्स ये हो गया 999. अब फॉर्मूले में पुट कर दो यार, अभी अपन ने पढ़ा. ये हो जाएगा 999 इक्वल्स टू 1/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ मीथेन 16 बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ हीलियम 4 पावर n-1. तो 999 इंटू 4 ये हो जाएगा 3996 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n-1. तो यार 2 का अगर आप स्क्वायर करो तो ये अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं 4096. 4096 मैंने इसलिए किया बिकॉज ये 2 रेज टू द पावर 12 होता है इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n-1. तो यहाँ से n-1 का वैल्यू 12 मिल गया और n-1 ही बेसिकली नंबर ऑफ स्टेप्स होता है. तो यहाँ से नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू 12 हो गया. सिंपल है, नोट कर लें आप. चलिए एनरिचमेंट फैक्टर के बाद नेक्स्ट इसमें एक टर्म है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को. ठीक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब समझें आप. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर इसे अल्फा बोलेंगे, राइट. तो दिस विल बी इक्वल टू मोल्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाई या मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स. मतलब इनिशियल मोल्स में से कितना मोल रिएक्ट हो रहा है इसी को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, राइट. जैसे समझो आप, मान लीजिए आपके पास 5 मोल्स है और इसमें से 2 मोल्स रिएक्ट हो गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा 2/5. ये अल्फा हो जाएगा. मोल्स रिएक्टेड 2 या मोल्स डिसोसिएटेड भी बोल सकते हो. मोल्स डिसोसिएटेड 2 है और इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 5 है तो 2/5 ये हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट. जैसे चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए कि आपके पास PCl5 है गैस और ये ब्रेक हो रहा है लेट्स से PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में, राइट. T इक्वल टू 0 पे मतलब एकदम स्टार्टिंग टाइम में मान लीजिए आपने PCl5 का A मोल्स लिया था, राइट. PCl3 0 था, Cl2 0 था. अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम बना लूँ टोटल मोल्स का
तो T इक्वल टू 0 पे टोटल मोल्स कितना है, A है, बिकॉज PCl5 का मोल्स A, PCl3 0 है और Cl2 भी 0 है। मान लीजिए कि टाइम T पे इसका X मोल रिएक्ट हो गया, राइट। तो टाइम T पे अब A मोल था, इसमें से X मोल रिएक्ट हो गया, कितना रिमेनिंग होगा, तो ये A माइनस X मोल्स रिमेनिंग होगा। क्लियर है। अगर ये PCl5 X मोल रिएक्ट होगा, ध्यान से सुनो, PCl5 अगर 1 मोल रिएक्ट होगा तो PCl3 1 मोल फॉर्म होगा, Cl2 भी 1 मोल फॉर्म होगा। अगर PCl5 X मोल रिएक्ट होगा तो PCl3 कितना बनेगा, X मोल बनेगा, राइट। और Cl2 भी कितना बनेगा, X मोल बनेगा। तो अब अगर मैं टोटल मोल्स की बात करूँ तो टोटल मोल्स मीन्स मोल्स ऑफ PCl5 प्लस PCl3 प्लस Cl2, तो A माइनस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, A प्लस एक्स मोल। आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में बात करो, राइट, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा इज मोल्स रिएक्टेड अपॉन इनिशियल मोल्स। तो PCl5 का कितना मोल्स रिएक्ट हुआ है, PCl5 का X मोल्स रिएक्ट हुआ है और इनिशियल मोल्स था A। मैं लिख सकता हूँ अल्फा इक्वल टू एक्स बाई ए, मीन्स X इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A अल्फा। ये भी मिल सकता है फॉर्मूला, मीन्स अगर आप चाहो तो X की जगह पे A अल्फा लिख दो। तो आप अल्फा के टर्म में कैसे इक्वेशन बनाओगे, A माइनस A अल्फा, X की जगह पे A अल्फा लिखो, X की जगह पे A अल्फा लिखो। अब टोटल मोल्स क्या हो जाएगा, A प्लस A अल्फा। क्लियर है। मतलब टाइम T पे रिएक्शन मिक्सचर में अगर आप देखेंगे क्या है, A माइनस A अल्फा मोल PCl5 है, A अल्फा मोल PCl3 है और A अल्फा मोल Cl2 है, राइट। हमने मोल कॉन्सेप्ट में एक फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, शायद सबको याद होगा। एवरेज मॉलिक्यूलर मास का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास था किसी भी मिक्सचर के लिए टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। क्लियर है। तो टोटल मास बाय टोटल मोल कैसे फाइंड करो, देखो टाइम टी पे मास ऑफ PCl5 कैसे फाइंड करोगे, तो PCl5 का A माइनस A अल्फा मोल है, राइट। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl5 आपको पता है, तो आप मास ऑफ PCl5 कैसे फाइंड करोगे, तो A माइनस A अल्फा इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl5 प्लस PCl3 का मास कितना हो जाएगा, तो PCl3 का मोल्स A अल्फा है इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl3 प्लस Cl2 का मास कितना होगा, तो Cl2 का मोल्स A अल्फा है इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। आपको पता है टाइम T पे टोटल मोल्स, अगर मैं टाइम T पे एवरेज मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे टाइम T पे टोटल मोल्स फाइंड करना पड़ेगा। ये A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस A अल्फा मीन्स ये हो जाएगा A प्लस A अल्फा। ऐसे हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। या फिर आप चाहो तो आपके पास सेकेंड मेथड है, आप ये बोल सकते हो कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज टोटल मास बाय टोटल मोल्स, राइट। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो रिएक्शन दिया है, रिएक्शन में स्टार्टिंग में सिर्फ PCl5 था। PCl5 का स्टार्टिंग में मास कितना था, PCl5 A मोल्स था स्टार्टिंग में, तो PCl5 का मास हो जाएगा मोल्स ऑफ PCl5 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ PCl5 मीन्स A इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl5, राइट। और आपको पता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास तो कंजर्व होता है, तो जितना स्टार्टिंग में मास होगा उतना फाइनल मास होगा, राइट। तो मास तो सेम ही रहेगा, स्टार्टिंग T इक्वल टू 0 और टाइम T पे जो मास रहेगा वो सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, मोल्स चेंज हो सकते हैं रिएक्शन में। देखिए अब स्टार्टिंग में सिर्फ A मोल था, अभी A प्लस A अल्फा मोल हो सकता है टाइम T पे, तो मोल्स चेंज हो सकते हैं रिएक्शन में लेकिन मास चेंज नहीं होगा। तो आप चाहो तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास में, सिंस ऊपर टोटल मास का टर्म है, तो टोटल मास आप T इक्वल टू 0 वाला ही पुट कर लो, तो लिख सकते हो A इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl5, T इक्वल टू 0 पे टोटल मास यही था,
तो टाइम टी में भी टोटल मास यही रहेगा डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, टाइम टी पे टोटल मोल्स ए प्लस ए अल्फा है। तो आप चाहो तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, मीन्स एवरेज मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl5 अपॉन 1 प्लस अल्फा। ये फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए एक सिंपल सा इस पे प्रॉब्लम लिखते हैं। क्वेश्चन है कि हीलियम इफ यूजेस 10 ml through a container right under similar condition a mixture containing N2O4 and NO2 if uses 2.5 ml in same time, find अल्फ़ा। मतलब ये N2O4 और NO2 में बेसिकली रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, N2O4 ये कन्वर्ट होता है 2NO2 में, राइट। अगर ये A मोल है तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है तो आप लिख सकते हैं A माइनस ए अल्फ़ा। तो अगर ये A अल्फ़ा रिएक्ट हो रहा है तो ये 1 मोल N2O4 से 2 मोल NO2 बन रहा है, तो ये मैं लिखूँगा 2A अल्फ़ा। 1 मोल N2O4 से 2 मोल NO2 बन रहा है, तो A अल्फ़ा मोल N2O4 रिएक्ट होगा तो 2A अल्फ़ा मोल NO2 बनेगा। क्लियर है? तो अगर मैं टोटल मोल्स की बात करूं तो टोटल मोल्स स्टार्टिंग में A था, NO2 तो स्टार्टिंग में 0 था, लेकिन फाइनली ये हो जाएगा A प्लस ए अल्फ़ा। क्लियर है? अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो थोड़ा 5 मिनट्स के लिए वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ मिक्सचर। तो हीलियम 10 ml डिफ्यूज़ हुआ टाइम टी में, डिवाइडेड बाई 2.5 बाई टाइम टी, तो ये हो जाएगा 4/1। एक ये मेथड हो गया, राइट। ये तो देसी मैंने यूज़ किया कि वॉल्यूम इफ्यूज बाई टाइम। सेकेंड, अगर मैं ग्राम्स लॉ यूज़ करूँ, रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ हीलियम बाई रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ मिक्सचर, तो ये आएगा, सब कुछ सेम है, प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब कुछ सेम है। मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम। और आपको रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ हीलियम बाई मिक्सचर पता है, 4/1 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम 4 है। तो यहाँ से आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर मिल जाएगा कितना, 64, राइट। अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर मिल गया तो ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होगा। आपको पता है कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट विल बी इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स होता है। तो टोटल मास आप चाहो तो T इक्वल टू 0 का मास पुट कर लो। अगर A मोल्स था N2O4, तो A इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, A टाइम्स 1 प्लस अल्फ़ा। A से कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 64 है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2O4 ये 92 आता है, तो 92/1 प्लस अल्फ़ा। यहाँ अगर आप सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा 0.43 के आसपास आएगा। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।